पहला क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल एनिमल इज। इंडिया का नेशनल एनिमल, डियर, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन। करेक्ट आंसर इज सी, टाइगर। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर, सनफ्लावर, लोटस, रोज, मैरीगोल्ड। करेक्ट आंसर इज बी, लोटस। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज। इंडिया की नेशनल बर्ड, कुकू, स्वान, पिकॉक, पिजन। करेक्ट आंसर इज सी, पिकॉक। द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज। इंडिया के नेशनल फ्लैग में टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है? 20, 24, 26 या फिर 30? करेक्ट आंसर इज बी, 24. Indian Parliament has the power to create a new state under which of the following constitutional provision? इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नया स्टेट क्रिएट कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर ऐसा हो सकता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 या फिर आर्टिकल 5? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 3. Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of the state. Indian Parliament, under the constitutional provisions of Article 2, has the power to admission or establish a new state. अगर कोई existing state है, उसी से आपको 2 स्टेट बनाने हैं, एक स्टेट को अलग करके 2 स्टेट बनाने हैं, या फिर 2 स्टेट्स को एक साथ जोड़ के एक नया स्टेट बनाना है, तो वो सब आएगा आर्टिकल 3 के अंडर। अगर कोई नया स्टेट या फिर कोई नई टेरिटरी ही अपनी कंट्री में एडमिट करनी है, वहां पे यूज करते हैं आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which one of the following is empowered to alter the boundaries of the states under the Constitution of India? किसके पास ये पावर होती है बाउंड्रीज को अल्टर करने की? पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर इज ए, पार्लियामेंट. Who among the following has the executive power to admit a state in the union or establish new state? इनमें से किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन या फिर एक नया स्टेट इस्टेब्लिश करने की? पार्लियामेंट, लोकसभा, पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर इज ए, पार्लियामेंट के पास ये पावर है. विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंडिया में फेडरल सिस्टम प्रिवेल करता है. फेडरल सिस्टम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेकेड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन will have the protection of freedom of expression. Select the correct answer from the quotes given below. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है ये. इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1. स्टेट्स हैव नो राइट टू सेकेड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो खुद को यूनियन से अलग कर ले, खुद को कंट्री से अलग कर. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? 1947, 1951, 1956, 2000? Correct answer is C, 1956. In October 1953, Government of India created the first linguistic state known as Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया अक्टूबर 1953 में, जबकि लार्ज स्केल पे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का हुआ 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे. According to Article 1 of the Indian Constitution, India is.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 1 में इंडिया क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, द यूनियन ऑफ स्टेट्स. Correct answer is D, the union of states. According to Article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of states. The territory of India shall comprise states, union territories, such other territories as may be acquired. The name and the territories of states has been specified in the first schedule. आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इंडिया की टेरिटरी में कौन सी चीजें आएंगी? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और वो टेरिटरीज जिन्हें फ्यूचर में एक्वायर किया जाएगा या फिर एक्वायर किया गया है. द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स हैज बीन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल में नेम जो है वो दिए हुए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के. नेक्स्ट, a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by. नया स्टेट बनाने के लिए जो बिल पास किया जाएगा वो किस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? A simple majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of the states. A simple majority in parliament, a 2/3 majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of the states. None of the above. करेक्ट आंसर इज बी, अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. नया स्टेट क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है. क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ डैश मेजॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से पूछा है. पहला है सिंपल, सेकेंड ऑप्शन इज 2/3, 3/4, 2/3 plus ratification by half of all the states, none of the above, more than one of the above. Correct answer is A, by simple majority. The consent of dash required for alternating its boundaries according to the constitutional provision. The state legislatures under the house, the chief minister is, the state is not. करेक्ट आंसर इज डी. हमें किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए स्टेट की परमिशन, स्टेट की कंसेंट नहीं चाहिए होती है. द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय. इंडिया में यूनियन टेरिटरीज किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हैं? द प्रेसिडेंट, the lieutenant governor, home minister, administrator. Correct answer is A, the president. Next question, assertion and reason वाला क्वेश्चन है ये. assertion कह रहा है इंडिया इज नॉट अ यूनियन. assertion ही रॉन्ग हो गया. जिसे इतना पता होगा वो ऑप्शन में सीधा चला जाए. बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू, तो ये तीनों ही चलेगा स्टेटमेंट. करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए ही फॉल्स है. फिर भी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. इंडिया इज नॉट अ यूनियन. रीजन कह रहा है यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर द एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट. तो रीजन आपका करेक्ट है, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इंडिया इज अ यूनियन. A is false but R is true. Which of the following is not possible by a law of parliament under Article 3 of the Constitution? Formation of new states, alteration of areas of state, alteration of boundaries of states, admission of new states. Correct answer is D. Admission of new state is not possible under Article 3. देखो, नया स्टेट बनाने का और या फिर उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने का क्या लॉ है?
प्रोविजन फॉर फॉर्मिंग न्यू स्टेट एंड ऑल्टरिंग ऑफ एरियाज बाउंड्रीज या फिर उनके नेम, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो उनके लिए ये बात की जा रही है। तो ये सब आएगा अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के क्या क्या कर सकती है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। एक बड़े से स्टेट के दो पार्ट्स कर सकती है, या फिर दो छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाया जा सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया कम भी किया जा सकता है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। प्रोविजन ऑफ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स comes under the article 2 of the Indian Constitution। अगर कोई नया स्टेट या फिर नई टेरिटरी अपनी कंट्री में मर्ज करनी है, उसके लिए आर्टिकल 2 को इन्वोक किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। किसी भी स्टेट को एडमिट करना, इंक्लूड करना यूनियन में, ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर इज सी, ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड। अगर कोई नया स्टेट फॉर्म होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्केड्यूल को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? 5th, 3rd, 2nd या फिर 1st? करेक्ट आंसर इज डी, 1st schedule of the Indian Constitution। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? प्रेजेंट टाइम में देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में, उस टाइम करेक्ट आंसर था डी, 9। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956? 1956 में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? 14 states, 6 union territories, 17 states, 6 union territories, 14 states, 8 UTs या फिर 17 states, 8 UTs? करेक्ट आंसर इज ए, 14 स्टेट्स एंड 6 UTs को क्रिएट किया गया था बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Second, the Government of India Act 1935 referred to fundamental rights. C कह रहा है the August Offer 1940 included the fundamental rights. And D, the Cripps Mission 1942 referred to fundamental rights. Regarding fundamental rights, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India। नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट्स के रिगार्डिंग, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स जो हैं वो स्टेट क्लेम करता है सिटीजन्स के अगेंस्ट। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं
वो सिटीजन क्लेम कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स कराने की पावर किसके पास होती है? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। करेक्ट आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी लॉ को, किसी भी इनैक्टमेंट को जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है उसे वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स, कि वो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। अगर कोई भी लॉ, कोई भी इनैक्टमेंट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया किसी न किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 कि वो उसे नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड। Correct answer is A, justifiable. Fundamental rights are enforceable by the courts subjected to certain restrictions. Next question is, the rights are called fundamental rights because इन rights को हम fundamental rights क्यों कहते हैं? It is written in the constitution, it is democratic, it is public welfare, it is essential for personality development, parliament can't make law against it. देखिए, फोर्थ ऑप्शन है इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो फोर्थ पॉइंट जो है वो करेक्ट है। फोर्थ इज इन ऑप्शन सी। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज राइट। इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, can be suspended by order of prime minister, can be suspended on the will of president, can be suspended during emergency. Correct answer is D, can be suspended during emergency. Fundamental rights को suspend किया जा सकता है only in case of emergency. Cannot be suspended ये तो extreme है, हो गया। Can be suspended by prime minister के order पे ये भी नहीं हो सकता। On the will of president ये भी wrong है। It can be suspended during emergency. Next, what is meant by rule of law? Rule of law का क्या मतलब है? One act for all and one judiciary for all. B option, one act for all and one state for all. One state for all and one judiciary for all. All acts for one and one judiciary for all. None of the above, more than one of the above. Correct answer is A. रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? इनमें से कौन सा मेन फीचर है रूल ऑफ लॉ का? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। Select the correct answer using the code given below. 1 and 3, 2 and 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. रूल ऑफ लॉ का मतलब है लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2 and 4. Now the question is, what is rule of law?
रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट जो है ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। रूल ऑफ लॉ का सिंपली मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कंट्री में जो भी लॉ प्रिवेल कर रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना है। इसके मेन 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। लिमिटेशन ऑफ पावर्स का सिंपल सा मतलब है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, किसी भी प्रकार से आर्बिट्रेरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी पावर का मनमाने ढंग से यूज नहीं करेगा। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, किसी भी पर्सन को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि वो लॉ का ब्रीच नहीं करता। अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार का कानून नहीं तोड़ रहा है तो उसे पनिशमेंट किस बात के लिए दी जानी चाहिए? देन इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। कंट्री का जो भी लॉ है वो सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई करेगा। देन द लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। लिबर्टी और जो राइट्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले आते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी का रिजल्ट है, और इसको एनफोर्स कौन करेगा? जो भी हमारे राइट्स हैं वो कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स किए जाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स के अंडर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? आर्टिकल 1122 टू आर्टिकल 115, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 222 से 235, नन ऑफ दीज। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बार बार पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। हमें ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है? आर्टिकल 12, 13, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। यूज द कोड गिवन बिलो टू चूज द करेक्ट आंसर। 1 and 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, all of the above. So right to equality is under article 15, article 14, article 16. Correct answer is C, 2, 3 and 4. Next, under which article of the constitution reservations in the admission to educational institutions including private and unaided to OBCs, ST, SC is made? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर रिजर्वेशन की बात की गई है? रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एसटी, एससी इज मेड। 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 5। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 5। Article 15 is related to prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth. Constitution का Article 15 डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है 5 ग्राउंड्स पे। कौन से हैं वो 5 ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लॉज 5 जो है इस आर्टिकल का वो एम्पावर करता है स्टेट को। स्टेट को ये पावर देता है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन एडमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स,
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा वो फंडेड हों या ना हों, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के वहाँ उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 93rd Amendment Act 2005 enabled the provisions of reservation 27% for the other backward classes in government as well as private educational institutions. और जो 93rd Amendment Act 2005 आया था उससे 27% ऑफ रिजर्वेशन की बात की गई थी फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच इशू। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, approve the reservation on promotion of SC, extended reservation for ST, none of the above, more than one of the above. Correct answer is A, regarding the issue of OBC reservation in government employment से related है। इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर दिया जाएगा वो 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। स्टेट्स एंड द यूनियन have by large accepted this as a correct and it should be held constitutional prohibition and any reservation beyond 50% would be liable to struck down। तो स्टेट्स और यूनियन ने इसे एक्सेप्ट किया और ये कहा कि कोई भी रिजर्वेशन अगर 50% को क्रॉस करेगा तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is to secure the paramountcy of the constitution regarding। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट है कि पैरामाउंटेसी को सिक्योर करना। किसके रिगार्डिंग? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में Which one of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 19। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 राइट टू इक्वालिटी से बिलोंग करता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 19। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। हमारे कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business। इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम को ग्रांट किया गया है 4 आर्टिकल्स में। कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20, आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ATC। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आएगा? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
The right to equality. Correct answer is D. The right to equality. Article 15 comes under right to equality. Article 14 to Article 18 हमारे right to equality के बारे में बात करते हैं. Which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution? Equality before law, social equality, equal opportunity, इकोनॉमिक इक्वालिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी इक्वालिटी की बात नहीं की गई है इन फंडामेंटल राइट्स में? करेक्ट आंसर इज डी, इकोनॉमिक इक्वालिटी. आर्टिकल 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? It prohibits the employment of child in factories to hazardous work. जो भी फैक्ट्रीज में hazardous work होता है वहाँ पे चिल्ड्रंस जो हैं चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे. तो वो जो प्रोहिबिशन है वो किस प्रकार का है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल प्रोहिबिशन, रीजनेबल प्रोहिबिशन है या फिर मोरल प्रोहिबिशन है? करेक्ट आंसर इज ए, इट इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. As per Article 24, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Such prohibition is absolute prohibition. ठीक है, इन सभी वर्ड्स पे फोकस करना है कि 14 ईयर्स से जो कम के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री या फिर माइन जहाँ पे भी हजार्डियस वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी. Which article of the Indian Constitution is related to the fundamental rights against the exploitation of children? Article 24. Eradication of all types of social discrimination comes under which generation of human rights? सभी प्रकार के सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना ह्यूमन राइट्स की कौन सी जनरेशन के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन. इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या आएगा? इट डील्स विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ. लिबर्टी और पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन की बात करता है. दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर. ये सिविल और पॉलिटिकल नेचर के होते हैं. थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रेफर टू अ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स. और थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके बारे में बात करता है? कम्युनिटी लेवल पे और कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है. अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, खत्म करने की बात की गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19? करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 17. Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden, and enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense and punishable by law. आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और ये कहता है कि अनटचेबिलिटी अगर किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है तो वो पनिशेबल होगा, वो एक ऑफेंस होगा. A court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to a member of scheduled caste, a member of scheduled tribe, a member of any community, none of the above. Correct answer is a member of scheduled caste. Which article of the Constitution of India is related with freedom of press? फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा?
आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22. करेक्ट आंसर इज ए आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस. Under which article scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? Article 20, Article 19, Article 18 या फिर Article 17? Correct answer is D. Article 17 of the Constitution provides abolition of untouchability and its practice in any form is forbidden. अभी हमने इससे पहले देखा कि आर्टिकल 17 जो है वो किस बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वो फॉरबिडन होगा, पनिशेबल बाय लॉ होगा. इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद द ऑब्जेक्टिव. इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू रिमूव humiliation and multifaceted harassments made to the Dalits and to ensure their fundamental socio-economic and political and cultural rights. जो भी दलित हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके फंडामेंटल सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को इंश्योर कराता है आर्टिकल 7. Which one of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 19? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 राइट टू इक्वालिटी से बिलोंग करता है. आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 19. बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की. आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स. हमारे कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट है कि पैरामाउंटेसी को सिक्योर करना. किसके रिगार्डिंग? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम को ग्रांट किया गया है 4 आर्टिकल्स में. कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20, आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21. करेक्ट आंसर इज ए आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ATC. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आएगा? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द राइट टू इक्वालिटी. करेक्ट आंसर इज डी, द राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 15 comes under right to equality. आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. Which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution? Equality before law, social equality, equal opportunity, economic equality. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी इक्वालिटी की बात नहीं की गई है इन फंडामेंटल राइट्स में?
Correct answer is D, economic equality. Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज टू हजार्डियस वर्क. जो भी फैक्ट्रीज में हजार्डियस वर्क होता है वहाँ पे चिल्ड्रंस जो है चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे. तो वो जो प्रोहिबिशन है वो किस प्रकार का है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल प्रोहिबिशन, रीजनेबल प्रोहिबिशन है या फिर मोरल प्रोहिबिशन है? Correct answer is A. It is absolute prohibition. As per Article 24, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Such prohibition is absolute prohibition. ठीक है, इन सभी वर्ड्स पे फोकस करना है कि 14 ईयर्स से जो कम के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री या फिर माइन जहाँ पे भी हजार्डियस वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? आर्टिकल 24. Eradication of all types of social discrimination comes under which generation of human rights? सभी प्रकार के सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना ह्यूमन राइट्स की कौन सी जनरेशन के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन. Eradication of all types of social discrimination comes under second generation of human rights. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या आएगा? इट डील्स विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ. लिबर्टी और पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन की बात करता है. दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर. ये सिविल और पॉलिटिकल नेचर के होते हैं. थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रेफर टू अ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स. और थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके बारे में बात करता है? कम्युनिटी लेवल पे और कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है. अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, खत्म करने की बात की गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19? करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 17. Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden, and enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense and punishable by law. आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और ये कहता है कि अनटचेबिलिटी अगर किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है तो वो पनिशेबल होगा, वो एक ऑफेंस होगा. A court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to a member of scheduled caste, a member of scheduled tribe, a member of any community, none of the above. Correct answer is A, a member of scheduled caste. Which article of the Constitution of India is related with freedom of press? फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22? करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस. अंडर विच आर्टिकल scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 17? करेक्ट आंसर इज डी. आर्टिकल 17 of the Constitution provides abolition of untouchability
and its practice in any form is forbidden. अभी हमने इससे पहले देखा कि आर्टिकल 17 जो है वो किस बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वो फॉरबिडन होगा, पनिशेबल बाय लॉ होगा। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद द ऑब्जेक्टिव। इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू रिमूव ह्यूमिलिएशन एंड multifaceted harassments made to the Dalits and to ensure their fundamental socio-economic and political and cultural rights. जो भी दलित हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके फंडामेंटल सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को इंश्योर कराता है आर्टिकल 7। Which one of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 19? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 राइट टू इक्वालिटी से बिलोंग करता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 19। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। हमारे कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। The main object of Article 13 of the Indian Constitution is to secure the paramountcy of the Constitution regarding. Constitution के आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट है कि पैरामाउंटेसी को सिक्योर करना। किसके रिगार्डिंग? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम को ग्रांट किया गया है 4 आर्टिकल्स में। कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20, आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ATC। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a fundamental right classifiable under। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आएगा? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द राइट टू इक्वालिटी। करेक्ट आंसर इज डी, द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज enshrined in the Indian Constitution? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी इक्वालिटी की बात नहीं की गई है इन फंडामेंटल राइट्स में? Correct answer is D, economic equality. Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is। Constitution के आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? It prohibits the employment of child in factories to hazardous work। जो भी फैक्ट्रीज में हजार्डियस वर्क होता है वहाँ पे चिल्ड्रंस जो हैं, चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे।
तो वो जो प्रोहिबिशन है वो किस प्रकार का है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल प्रोहिबिशन, रीजनेबल प्रोहिबिशन है या फिर मोरल प्रोहिबिशन है? करेक्ट आंसर इज ए, इट इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. As per Article 24, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Such prohibition is absolute prohibition. ठीक है, इन सभी वर्ड्स पे फोकस करना है कि 14 ईयर्स से जो कम के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री या फिर माइन जहाँ पे भी हजार्डियस वर्क होता है, ठीक है, वहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी. Which article of the Indian Constitution is related to the fundamental rights against the exploitation of children? Article 24. Eradication of all types of social discrimination comes under which generation of human rights? सभी प्रकार के सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना ह्यूमन राइट्स की कौन सी जनरेशन के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन. इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या आएगा? इट डील्स विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ. लिबर्टी और पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन की बात करता है. दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर. ये सिविल और पॉलिटिकल नेचर के होते हैं. थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रेफर टू अ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स. और थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके बारे में बात करता है? कम्युनिटी लेवल पे और कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है. अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, खत्म करने की बात की गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19? करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 17. Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden, and enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense and punishable by law. आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और ये कहता है कि अनटचेबिलिटी अगर किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है तो वो पनिशेबल होगा, वो एक ऑफेंस होगा. A court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to a member of scheduled caste, a member of scheduled tribe, a member of any community, none of the above. Correct answer is A, member of scheduled caste. Which article of the Constitution of India is related with freedom of प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22? करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस. Under which article scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? Article 20, Article 19, Article 18 या फिर Article 17? Correct answer is D. Article 17 of the Constitution provides abolition of untouchability and its practice in any form is forbidden. अभी हमने इससे पहले देखा कि आर्टिकल 17 जो है वो किस बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वो फॉरबिडन होगा, पनिशेबल बाय लॉ होगा. इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद द ऑब्जेक्टिव. इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू रिमूव ह्यूमिलिएशन एंड multifaceted harassments made to the Dalits and to ensure their fundamental socio-economic and political and cultural rights.
जो भी दलित हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को इंश्योर कराता है आर्टिकल 7। Which of the following is not possible by a law of parliament under Article 3 of the Constitution? Constitution के Article 3 के अंदर क्या possible नहीं है? Formation of new states, alteration of areas of states, alteration of boundaries of states, admission of new states. Correct answer is D. Admission of new state. न्यू स्टेट के एडमिशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आर्टिकल नंबर 2 की. Article 3 is related to formation of new states, alteration of areas of states, and C. Alteration of boundaries of states. Which of the following is not a union territory? इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी. Correct answer is C. Goa. By which constitutional amendment Delhi was given the status of national capital region? दिल्ली को एनसीआर का स्टेटस कौन से अमेंडमेंट से दिया गया? 67th, 69th, 68 या फिर 70? करेक्ट आंसर इज बी, बाय द 69th Constitutional Amendment Act. Which one of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गोवा अटेन्ड फुल स्टेटहुड इन 1987. Diu is an island in the Gulf of Khambar. Daman and Diu were separated from Goa by the 56th Amendment of the Constitution of India. Dadar and Nagar Haveli were under French colonial rule till 1954. Correct answer is D. Dadar and Nagar Haveli were under French colonial rule till 1954 is incorrect statement. क्योंकि दादर एंड नागर हवेली फ्रेंच के अंडर नहीं थे, वो पोर्टुगीज रूल के अंडर थे. सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? 30th, 32, 35th या फिर 40th? करेक्ट आंसर इज सी, 35th अमेंडमेंट एक्ट. Which of the following constitutional amendments integrated Sikkim as a full-fledged state of Indian Union? फुल फ्लेज्ड स्टेट सिक्किम को कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया? 34th, 35th, 36 या फिर 37? करेक्ट आंसर इज सी, बाय द 36th अमेंडमेंट एक्ट. इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस? झारखंड कब एग्जिस्टेंस में आया? 1988, 1999, 2000 या फिर 2001? करेक्ट आंसर इज सी, इन 2000. नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन. छत्तीसगढ़ एग्जिस्टेंस में कब आया? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 या फिर 1 जनवरी 2000? करेक्ट आंसर इज ए, बाय 1 नवंबर 2000. उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन. उत्तराखंड स्टेट को कब क्रिएट किया गया था? द ईयर 1999, 2000, 2001 या फिर 2002? करेक्ट आंसर इज बी, इन 2000. Consider the formation of the following states and arrange these in chronological order. हमें इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा. तो गोवा हमारा कब बना था? 1987 में. तेलंगाना इज इन 2014. झारखंड 2000 एंड हरियाणा 1966. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हरियाणा. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. सबसे पहले आएगा हरियाणा, देन गोवा, देन झारखंड एंड लास्ट में आएगा तेलंगाना.
बिहार एज एन इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन। बिहार कब फॉर्म हुआ? 1911, 1912, 1936 या फिर 2000? करेक्ट आंसर इज बी, 1912 में। 22 मार्च 1912 में, अकॉर्डिंग टू बिहार स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रिनेम्ड एज तमिलनाडु। गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश was previously in the list of union territories. Correct answer is A. State of Mysore was renamed as Tamil Nadu. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मैसूर को रिनेम करके कर्नाटका रखा गया था, ना कि तमिलनाडु। गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश वॉज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बाद में वो स्टेट बन गया था। नेक्स्ट, ULFA extremists are related to which state? Assam, Uttar Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir. Correct answer is A, Assam. ULFA का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। नेक्स्ट, पीपल्स वॉर ग्रुप अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन। पीपल्स वॉर ग्रुप, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ बेस्ड है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी, इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किनके बीच में है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। एक्चुअली महाराष्ट्र नहीं है कावेरी रिवर डिस्प्यूट में, तो महाराष्ट्र से ये ऑप्शन चला जाता है आपका, ये भी चला जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो नॉट देयर। In which year were the states reorganized on linguistic basis? किस साल में स्टेट जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे? 1947, 1951, 1956, 1966। Correct answer is C, in 1956. Which is the first ever state constituted on linguistic basis? कौन सा पहला स्टेट है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। करेक्ट आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन। आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे किस ईयर में क्रिएट किया गया था? 1950, 1953, 1956, 1961। Correct answer is B, in 1953. In which year were the Indian states reorganized on the recommendation of the State Reorganization Commission? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे इंडियन स्टेट्स को कब रीऑर्गेनाइज किया गया था? 1947, 1951, 1956, 1966। Correct answer is C, in 1956. Which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? Untouchability as a form of discrimination comes under right to equality. Article 17. Next, Indian Constitution does not give right to freedom of press, but it included in
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन इसको कौन से आर्टिकल के अंडर इंक्लूड किया जाता है? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। Correct answer is A. Article 19(1) subclause A. Indian Constitution does not give directly right to freedom of press, but it is included in Article 19, Clause 1, subclause A, which provide right to freedom of speech and expression. Next, freedom of newspapers in India. Freedom of newspapers in India, especially provided by Article 19, Clause 1, Clause A, subclause A. It's secured under Article 19(1), Clause B, secured by Article 361A, has origin by the enforcement of rule of law. Correct answer is A. Freedom of newspapers in India is specially provided by Article 19, Clause 1, Subclause A. Next, in which article of the fundamental rights to freedom of speech and expression is provided in the Constitution of India? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22? करेक्ट आंसर इज बी, इन आर्टिकल 19. As a part of the right to freedom, which one of the following does not form part of freedom to assemble peaceably and without arms? राइट टू फ्रीडम का पार्ट होने के नाते इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स का पार्ट नहीं है? घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, पीसफुली असेंबली, people who assemble should not bear arms, state can make a law imposing reasonable restrictions on the exercise of this right. Correct answer is A. घेराव officials not performing their duties. By which of the following grounds a citizen's freedom of expression may not be subjected to restriction? इनमें से कौन सा ग्राउंड है जो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है किसी भी सिटीजन की फ्रीडम पे? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, unbecoming criticism. D. All of the above. Correct answer is D. Unbecoming criticism. Sovereignty of India, public order, contempt of court, ये सभी subjected to restriction है. Which article of the Constitution of Indian Republic relates to the protection of life and personal liberty? Protection of life and personal liberty comes under which article? Article 21. Next question. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? पॉलिटी के कंटेक्स्ट में इनमें से आप किसको मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मानेंगे लिबर्टी की? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप oneself fully. सबसे सही लिबर्टी की डेफिनेशन कौन सी लग रही है? करेक्ट आंसर इज डी. Which one of the following rights is available under Article 19, Clause 1, Subclause D? Read with Article 21. इनमें से कौन सा राइट है जो कि हमें अवेलेबल है आर्टिकल 19, क्लॉज 1, सब क्लॉज डी के अंडर, और उसको रीड किया जाता है आर्टिकल 21 के साथ में? आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन. Correct answer is C, right to privacy. Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? Medical aid to injure by a doctor, sexual harassment of women at workplace, pollution of quality of water, capital punishment.
Correct answer is D. Capital punishment does not fall within the purview of Article 21 of the Indian Constitution. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपके दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 4. Article 23 prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 24 is prohibition of employment of children in factories and mines. ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. करेक्ट आंसर इज 1 and 4. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन से प्रोविजन इंक्लूड होंगे? फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, राइट टू वियर एंड कैरी कृपांस बाय सिख, स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज. फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज राइट. राइट टू वियर कैरी कृपांस बाय सिख इज ऑल्सो राइट. स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर स्पेशल रिफॉर्म्स. स्टेट जो है वो लॉज बना सकती है फॉर सोशल रिफॉर्म्स. करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. Choose the correct answer from the given quotes. Correct answer is A, 1, 2 and 3. Next question is, according to Article 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subjected to public order, health, morality, humanism. Correct answer is D, humanism. According to Article 25 of the Indian Constitution, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion. But these rights have certain limitations. इन राइट्स की क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं. इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ. आपके पास ये सभी राइट्स हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ इन ग्राउंड्स पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं. ह्यूमैनिज्म इज नॉट लिमिटेशन इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 25. नेक्स्ट, what are the restrictions in the freedom to manage religious affairs in the Article 26 of the Constitution? आर्टिकल 26 में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन, मोरालिटी, हेल्थ, सेक्युलरिज्म. Correct answer is public order, morality and health. Option D is correct. Article 26 में क्या लिखा है? Every religious denomination or any of its section shall have right to. हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर उसका कोई भी भाग, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? Establish and maintain institution for religious and charitable purpose. Manage its own affairs in matters of religion. Own and acquire movable and immovable property and administer such property in accordance with the law. The rights under Article 26 are also subject to public order, morality, health, but not subject to other provisions relating to the fundamental rights. आर्टिकल 26 के अंडर जो भी राइट्स हैं वो उन्हें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ इनका ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करना है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन wearing of kripans by Sikh
is deemed as a right to freedom of religion? Article 24, Article 25, Article 26, Article 27. Correct answer is B. It is under Article 25. Article 25 of the Indian Constitution refers to right to equality, right to property, freedom of religion, protection of minorities. Correct answer is C. Article 25 of the Indian Constitution refers to freedom of religion. नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल सही मैच नहीं कर रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. आर्टिकल 26 freedom to manage religious affairs. Article 29 freedom of establishment and administration of educational institution by minorities. Correct answer is D. Article 29 is not correctly matched. क्योंकि freedom to establish and administer educational institutions by minorities is given under Article 30, not under Article 29. Under Article 29, there is provision related to the protection of interest of minorities. Next question. Which one of the following pair is not correctly matched? फिर से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 23 is the correct one. Protection of interest of minorities under Article 29. Right to constitutional remedies. Article 32. Right of minorities to establish and administer educational institutions. अभी हमने देखा it is under Article 30, not 31. Correct answer is D. Under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all the minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice? Article 28, 29, 30, 31. Correct answer is C. It is under Article 30. Consider the following statements. हमें इन statements को ध्यान से देखना है, consider करना है. Article 301 is related to right to property. No, it is 300A. Right to property is a legal right but not a fundamental right. Article 300A was inserted in the Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress government. Which of aforesaid statement is correct? Only 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. 1 तो wrong है. Correct answer is only 2. Third one is also wrong. Article 301 is related to freedom of trade, commerce and intercourse, not with the right to property. Right to property कभी fundamental right हुआ करता था, but by the 44th Amendment Act in 1978, Article 19(1) Clause 1 Subclause F is omitted. उसको ख़त्म कर दिया गया. Article 300A के अंडर right to property को डाला गया, जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे ये अमेंडमेंट आया था, ना कि कांग्रेस के टाइम पे. इसलिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब एक सिर्फ लीगल राइट रह गया है, ना कि फंडामेंटल राइट. इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. Which of the following rights can be enforced under Article 32 of the Indian Constitution? किन राइट्स को अंडर आर्टिकल 32 एनफोर्स कराया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, all of the above. Correct answer is B, fundamental rights.